हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही स्वस्थ मस्त और स्वतंत्र होंगे और आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 एकदम सामने है और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बच्चों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो ब्लैक बोर्ड पर हमने लिए हैं आज उनको हम बताएंगे। आप उनको देखिए, समझिए और आपको ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहयोग करेंगे। बच्चों आओ आज हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, ये यूपी बोर्ड कक्षा 12 का एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सूत्र और उनका निगमन आसान व सरल शब्दों में। कूलाम का नियम बच्चा, सबसे पहले कूलाम का नियम सुनेंगे, हम समझेंगे थोड़ा सा। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बच्चों, ये जो लिखा है ये आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये कई बार आया है बोर्ड एग्ज़ाम में आपके, और ये लिखने का हम एकदम आसान ट्रिक बताएंगे और एक नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता ये, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आराम से लिखने का। फिर बेटा उसके बाद वैद्युच्छेद तथा वैद्युच्छेद की तीव्रता, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक। बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 मार्क्स तक पूछा जाता है। इसका निगमन करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है ये, क्योंकि बिना इसके आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की। आवेश अर्थात वैद्युत आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण, ये प्रत्येक पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। अर्थात जिस गुण के कारण हम वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, पदार्थ का वही गुणधर्म वैद्युत आवेश कहलाता है। बच्चों आवेश Q से प्रदर्शित किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश अर्थात नेगेटिव चार्ज। बेटा धनावेश ज़्यादा शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको जल्द से जल्द तैयार करना है अपना पेपर। आइए बच्चों देखते हैं धनावेश क्या है। धनावेश का अर्थ है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी का होना, तथा ऋणावेश का अर्थ है उसी पदार्थ पर या दूसरे पदार्थों पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जैसा कि बच्चों इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋणावेश आना होता है, ऋणावेश आ जाता है। और इसी प्रकार जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर धनावेश आता है। तो बच्चों आवेश में इसका एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है। क्यों? क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत आवेश की व्याख्या किया। इसको संक्षेप में C से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है बच्चों, इसका मात्रक कूलाम। इसके अतिरिक्त एम्पियर सेकेंड भी होता है, एम्पियर सेकेंड। इसको शॉर्ट में AS भी कहते हैं। हाँ बच्चों, अब आवेश का पूरा स्पष्टीकरण कूलाम के नियम द्वारा दिया गया। बेटा कूलाम ने आवेश के संबंध में बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने नियम दिया। इनका जो नियम है वो ये है कि जब निर्वात में 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश रखे जाते हैं, 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश नहीं, हाँ बच्चों कूलाम का नियम सुनते हैं। कूलाम ने बेटा बिंदु आवेशों के संबंध में अपना नियम दिया और इनका नियम इस प्रकार है। जब 2 बिंदु आवेश जो स्थिर हों, बेटा ये ज़रूरी है, बिंदु आवेश स्थिर होना चाहिए। जब 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात या वायु में रखे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आवेश, ये पहला आवेश दूसरे को, दूसरा आवेश पहले पर
एक बल आरोपित करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। ये बल Q1 पर जो बल लगता है Q2 द्वारा उसे F12 से प्रदर्शित करते हैं, तथा Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल जो होता है उसे F21 से प्रदर्शित किया जाता है। यदि इनके बीच की दूरी r मान लें तो कूलाम के अनुसार बेटा जो ये दो बल कार्य कर रहे हैं दोनों बिंदु आवेशों पर, ये पहला बिंदु आवेश Q1 है और ये Q2, इन पर लगने वाला जो बल कार्य कर रहा है वो F12 वो हमेशा F21 के बराबर होता है। बच्चों ये परिमाण में समान होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, अर्थात F12 अगर दाईं तरफ लगेगा तो F21 बाईं तरफ कार्य करेगा। इसी प्रकार F अगर हम इन बलों का परिणामी F मान लें तो बलों के परिणामी F से जो कूलाम ने बताया वो बताया बेटा कि F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर। R स्क्वायर का अर्थ है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बेटा अगर इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर प्राप्त होता है। अब इसी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाकर इन्होंने नियतांक यूज किया जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे निर्वात या वायु जो माध्यम पर निर्भर करता है। बच्चों K माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम दोनों पदार्थों के बीच अर्थात दोनों बिंदु आवेशों के बीच वायु हो तो ऐसी स्थिति में K का मान 9 × 10⁻9 होता है, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। बच्चों माध्यम बदलने पर K का मान बदल जाता है। K का मान माध्यम बदलने पर बदलता है। अगर कोई माध्यम इन आवेशों के बीच में आता है तो इनके बीच लगने वाले बल का मान घट जाता है। हाँ बच्चों F12 और F21 इन दोनों परिमाण में समान होते हैं, केवल दिशा में विपरीत होते हैं, अर्थात F12 जो होता है इसका परिमाण F21 के परिमाण के बराबर होता है। हाँ बच्चों अब आते हैं बेटा देखते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए और ध्यान दीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा और साथ ही साथ आप विशेष ध्यान फोकस कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया उसी को आप विधिवत देखते चलिए। ठीक बच्चों, तो आइए आपको हम दिखाते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हाँ तो बच्चों कूलाम के नियम का सदिश निरूपण जैसा कि ये बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर विशेष फोकस कीजिए बच्चों, ये ज़रूर आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, नियम का सदिश निरूपण। तो बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट लेंगे आपको और 2 मिनट के अंदर आपको हम 1 नंबर तैयार करा देंगे बच्चों। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के अनुसार बेटा मान लेते हैं ये बिंदु आवेश आपका Q1 और Q2 है जो निर्वात या वायु में रखा गया। यदि इनके बीच की दूरी r तथा Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला वैद्युत बल F12 और इसी प्रकार Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल F21 हो तो कूलाम के नियम से आप जानते हो बेटा कि अगर हम पहले बिंदु आवेश पर दूसरे बिंदु आवेश द्वारा लगने वाला वैद्युत बल F12 वेक्टर F12 बराबर होता है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R का मॉड ऑफ वेक्टर R का होल क्यूब। बच्चों अगर F12 पूछता है तो R1 माइनस R2 वेक्टर।
का प्रयोग करते हैं। बच्चों ये आपको 1 मार्क्स दिलाएगा। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार आप चाहें तो लिख सकते हैं कि F21 बराबर यानी दूसरे बिंदु आवेश पर पहले बिंदु आवेश द्वारा लगने वाले बल का जो सदिश निरूपण होगा F21 बराबर K(Q1 Q2) अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R का होल क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बच्चों ये रहा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये बोर्ड परीक्षा में आपको 1 मार्क्स फुल दिलाएगा। बच्चों अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आप ज़रूर 1 मार्क्स प्राप्त करेंगे। और ये आसान तरीका है बच्चा। F12 पूछे तो 1 में से 2 घटाना है, F21 पूछे तो 2 में से 1 घटाना है। मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यूब मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यूब। बेटा R1 Q1 आवेश से Q2 की दूरी है और R2 Q2 से Q1 की दूरी है। ठीक बच्चों, ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित पढ़ रहे हैं तो आपको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, जो आपका सहयोग करेगा। ठीक बच्चों, अब आते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इस पे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये आपको बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 नंबर तक दिलाने का पूरा सहयोग करता है। 3 से 5 नंबर दिलाने में सहयोग करता है। तो बच्चों आइए देखते हैं पहले वैद्युत क्षेत्र क्या है। बेटा किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान किसी भी बिंदु आवेश या कोई भी आवेश हो, बिंदु आवेश हो चाहे बड़ा आवेश हो। बिंदु आवेश का अर्थ है बेटा कि आवेश बहुत छोटे से स्थान पर हो जिसका परिमाण और क्षेत्र दोनों हो, ऐसा आवेश बिंदु आवेश है। तो कह रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान जहाँ पर हम वैद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं या वैद्युत बल का अनुभव हमें होता है, उसी क्षेत्र या स्थान को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये जितना अपना क्षेत्र स्थापित करता है उसके परिमाण को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों वैद्युत आवेश Q और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसका कारण ये है कि बेटा ये अपने समीप आने वाले यानी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को हम ले जाते हैं तो उस पर ये धनावेश प्रतिकर्षण प्रारंभ कर देता है, और जब किसी हम ऋण आवेश को लाते हैं तो ये उसको आकर्षित करता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा निश्चित हो जाती है। वो ये है बेटा कि अगर धनावेशित बिंदु आवेश है, यदि आवेश बिंदु आवेश धनावेशित हो, प्रकृति का हो, तो ये प्रतिकर्षण करता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसका बाहर की ओर होता है, जो निश्चित है, ये कभी बदलेगा नहीं। इसके अतिरिक्त अगर माइनस बिंदु आवेश है अर्थात ऋणावेशित बिंदु आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। बच्चों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों फिर सुन लीजिए कि धनावेशित पदार्थ का या धनावेशित आवेश का वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऋणावेशित का वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। हाँ बच्चों, इसका व्यंजक, अगर धनावेशित आवेश है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी EP बराबर वो होगा KQ/r², जो होगा बच्चों बाहर की ओर। ठीक इसी प्रकार अगर -Q कूलाम का बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक यही होगी जो लिखी है ऊपर, EP बराबर KQ/r², जहाँ दिशा अलग होगी बेटा वैद्युत क्षेत्र की, वो होगी अंदर की ओर। ठीक बच्चों, अब आते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे किससे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। थोड़ी सी जानकारी वैद्युत द्विध्रुव की ले लेते हैं यहाँ पे। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब किसी निकाय में 2 बिंदु आवेश समान परिमाण वाले और विपरीत चिन्ह वाले, समान परिमाण वाले और विपरीत चिन्ह वाले, अर्थात अगर ये Q कूलाम का है तो ये भी Q कूलाम का,
परंतु विपरीत प्रकृति का हो, यानी ये ऋणावेशित हो तो ये धनावेशित। बेटा ये जब अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तो इसी सिस्टम या निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव बेटा बहुत ही आसान है, एक बार फिर सुन लीजिए। जब समान परिमाण वाले और विपरीत चिन्ह वाले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, यानी अल्प मतलब छोटी दूरी पर, कम दूरी पर, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बेटा आयनिक यौगिकों, जितने भी आयनिक यौगिक हैं सब वैद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपका जल है H2O, ये बेटा जब वियोजित होता है तो H प्लस और OH माइनस में बदलता है, जहाँ ये धनायन ऋणायन बनाया है। बच्चों जितना ये धनावेश है उतना ऋणावेश है, ये अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए हम वैद्युत द्विध्रुव को कहते हैं। इसी प्रकार आपका नमक है NaCl, ये भी Na प्लस और Cl माइनस बनाता है वियोजन होने पर, यानी एक्वस विलयन में। ठीक इसी प्रकार आपका KCl है, ये भी आपका वैद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार दिखाता है। याद रखें आयनिक यौगिक अर्थात ध्रुवीय यौगिक, यानी आप कह सकते हो वैद्युत संयोजी यौगिक, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, वो वैद्युत द्विध्रुव का कार्य करते हैं। ठीक बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें समान परिमाण वाले और विपरीत चिन्ह वाले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। हाँ बच्चों, अब मान लेते हैं कि ये एक निकाय है AB, जिस पर दो बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q रखे गए हैं। बच्चों अगर इनके बीच की दूरी D हो तो ऐसी स्थिति में किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बच्चों P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों इसके ऊपर वेक्टर लगा है, अर्थात ये सदिश राशि है, इसकी दिशा निश्चित होती है। बच्चों इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक बच्चों, अब P बराबर Q इंटू D, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। हाँ बच्चों, अगर मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो मध्य बिंदु की दूरी, या मध्य बिंदु मान लेते हैं इसका बच्चा AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, तो ऐसे इसमें बेटा O से A की जो दूरी होगी अगर वो L है तो श्योर है कि O से B की भी दूरी क्या होगी बच्चा L। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर हम D देखें अर्थात A और B के बीच की दूरी, तो D बराबर हो जाएगा L प्लस L यानी 2L। बच्चों ऐसी स्थिति में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक लिखें तो ये होगा व्यंजक, जैसा कि आप देख रहे हो, और लिख भी सकते हो बच्चों, क्योंकि अब तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फार्मूले पर रखना है खाली वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चा यहाँ से देखिए P बराबर आपको मिलेगा Q इंटू D की जगह बेटा 2L, यही चीज़ हमेशा यूज होती है। हालांकि ये आपका स्पष्ट व्यंजक है, इसका प्रयोग हम बेटा गणनाओं में करते से हैं। जब हम विशेषता निगमन करते हैं तो Q गुणे 2L मिलता है। बच्चों आइए देखते हैं बेटा एक छोटी सी लाइन, इसका मात्रक और बीमा बहुत पूछा जाता है। तो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा बड़ा ही आसान है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। तो आवेश का मात्रक बच्चों हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कूलाम होता है, और दूरी मापते समय बेटा हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक मिलेगा होएगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसको बेटा संक्षेप में CM से प्रदर्शित करते हैं। इसकी बीमा बच्चा बड़ा ही आसान है, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहे हैं। ये P की बीमा, यानी P अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। जो P की बीमा है बच्चों वो है Q की बीमा मल्टीप्लाइड बाई D की बीमा। बच्चों Q की बीमा अगर निकालनी है तो बड़ा आसान शब्दों में आवेश की बीमा होती है AT
और दूरी की बीमा होती है एल। इसको बेटा अगर हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं ATL। और बेटा याद करने के लिए आसान ट्रिक यही है, क्या देख लीजिए, लात याद करने के लिए आसान ट्रिक वो ये है बच्चा, लात LAT। ये है P की बीमा, P अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, लात। अच्छा, अब आते हैं बच्चों वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना सीखेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। तो आइए बच्चों इन दोनों को देखते हुए पूरा अपना कोर्स जो आज हमने बताया था उस पे संबंधित सब कुछ क्लियर करेंगे। और इस बार आप पूरा विशेष 5 से 7 मिनट देखिए, पहले अच्छी स्थिति के लिए, फिर 5 से 7 मिनट निरक्षी स्थिति के लिए। बच्चा 10 मिनट में हम आपको पूरा एग्जैक्ट क्लियर बता देंगे और आपको समझ में आएगा अगर हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। तो बच्चा एक बार हम फुल बता दें आपको कि आप बहुत विशेषतः सारी चीज़ें छोड़कर इसमें पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा एकदम सामने है। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, हालांकि आप तैयार करते रहिए, हम आपका सहयोग करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले बच्चा हम अच्छी स्थिति में देखेंगे, फिर निरक्षी स्थिति में, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट ध्यान देना है, इससे अधिक नहीं बच्चों। तो आइए बच्चों अभी देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। हाँ बच्चों आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तथा उसका निगमन। सबसे पहले बच्चों आपको बता दें कि अगर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो E अच्छी स्थिति में होता है बेटा 2kP/R³, जहाँ P बच्चों है, अभी हमने बताया आपको, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम Q/2L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार R क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के साम्य स्थिति अर्थात मध्य बिंदु से दूरी। आइए बच्चों इसका निगमन करते हैं तथा K कूलाम द्वारा लिया गया नियतांक है, जिसको हम 1/4πε0 भी कहते से प्रदर्शित करते हैं। इसके अनुसार इसके अलावा हम इसको 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर से दिखाते हैं। बच्चों इसका ये मान है और ये इसका भी मात्रक है। आइए बच्चों इस सूत्र का हम निगमन करते हैं। आप 5 मिनट सहयोग कीजिए, आपका पूरा सूत्र ये जो लिखा गया है अभी हम आपको दर्शा के दिखाते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। सबसे पहले बेटा ये 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर धनावेशित बिंदु आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र R दूरी पर अगर हमसे पूछा जाए तो बेटा EP बराबर होता है KQ/R²। ठीक इसी प्रकार अगर ऋणावेशित बिंदु आवेश है तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र वही सेम सूत्र होगा जो ऊपर लिखा है, ठीक यही फार्मूला होगा। केवल अंतर एक है, वो बच्चा हमने पीछे भी बताया था, वो है कि KQ/R², ये बाहर की ओर होगा और ये होगा अंदर की ओर। पहला वाला बाहर की ओर जो धनावेशित है और ऋणावेश का अंदर की ओर। आइए देखते हैं कैसे। चलिए बेटा सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव दिखाएं आपको। ये रहा समान परिमाण वाला और विपरीत चिन्ह वाला बिंदु आवेश जो एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। बच्चा मान लेते हैं धनावेशित ऋणावेशित बिंदु आवेश की स्थिति A है और इसकी B, और इनके बीच की टोटल दूरी D हो, या मान लेते हैं बेटा मध्य बिंदु O से इस बिंदु की दूरी L है, तो श्योर है इस बिंदु की भी दूरी कितनी होगी, L। अब बेटा हम इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ C, जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक बच्चों,
आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझिएगा जो अभी ऊपर बताया गया। ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है कि माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम के निर्वात या वाई में दो बिंदुओं ए और बी पर रखे गए हैं, जिनकी मध्य बिंदु ओ से दूरियां क्रमशः यल हैं बच्चा। और इनके अच्छी स्थिति में आर दूरी पर मध्य बिंदु ओ से एक बिंदु सी स्थित है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बच्चों आओ देखो, जैसा कि इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ई पी बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर धनावेशित है तो हम इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर दिखाएंगे, और ऋणावेशित है तो अंदर की ओर। तो बेटा एकदम आसान शब्दों में सबसे पहले हम देखते हैं धनावेश, ये है प्लस क्यू कूलम। तो बेटा धनावेशित बिंदु आवेश की दूरी अगर निकालनी है, बिंदु बी से सी की दूरी यानी बी सी बराबर, तो ये टोटल दूरी बच्चों है आर, ये है एल। तो बच्चों ये आर है यहाँ से यहाँ, ये एल है, तो बचा कितना आपका आर माइनस एल। ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर हम बिंदु ए से ये सी की दूरी निकालें तो हमको क्या मिलेगा, ये आर है और ये एल, तो मिल के हो जाएगा आर प्लस एल, यानी ए सी जो है वो बेटा वो है आर प्लस एल। अब आते हैं बेटा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे प्लस क्यू कूलाम के बिंदु आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम के बिंदु आवेश के कारण बीसी दूरी पर, बीसी दूरी पर स्थित बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों आसान भाषा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई मान लेते हैं E1 है, बी से सी के बीच जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ मान लेते हैं बेटा E1 है। तो E1 बराबर बेटा वही ऊपर का सूत्र यूज करेंगे के क्यू अपान, यहाँ आर स्क्वायर, ये दूरी आर थी, आर स्क्वायर लिए थे। यहाँ दूरी बेटा बी से सी की दूरी हमने बताया आर माइनस एल है, इसलिए हम यहाँ लेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जो होगा बेटा किस ओर, बाहर की ओर। कारण पूछेगा क्यों बाहर की ओर, क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि धनावेशित बिंदु आवेश है। ठीक इसी प्रकार बेटा अगर माइनस क्यू कूलाम के बिंदु आवेश कारण निकाला जाए, माइनस क्यू कूलाम के बिंदु आवेश कारण, ठीक इसी प्रकार बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू कूलाम के बिंदु आवेश कारण, आइए माइनस क्यू कूलाम के बिंदु आवेश के कारण आर प्लस यल दूरी पर, क्योंकि बेटा ये दूरी जो है आर प्लस यल है, आर प्लस यल दूरी पर आप कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों होगा, मान लेते हैं E2, तो E2 बराबर होगा के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं, ये जो आया क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा। जैसा कि बिंदु सी पर आप देख सकते हो वैद्युत क्षेत्र E1 जो होगा बाहर की ओर और E2 होगा अंदर की ओर। अब बेटा बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है वो विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहा है बेटा, एक E1 है और एक E2, अतः इनका जो परिणामी बिंदु सी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बच्चों EC या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। क्यों बच्चा माइनस किया गया, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में है, और विपरीत दिशाओं में होता है बेटा तो सदिश योग नियम से आप जानते हैं कि सदिश नियम बताता है कि अगर मान लीजिए दो सदिश ए और बी हैं और उनके बीच का जो कोण थीटा हो, तो ऐसी स्थिति में आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और थीटा बेटा अगर 180 अंश है, क्यों, क्योंकि बेटा ये इधर खींच रहा है,
ये इधर दिखा रहा है, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है बच्चा 180 है, और cos 180 की वैल्यू निकाले बेटा तो -1 होती है। और इस सूत्र में अगर बेटा हम प्रयोग करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा, और रूट हटेगा तो a माइनस बी आएगा, या b माइनस ए भी हो सकता है। इनमें से जो बड़ा होगा उसी को घटाया जाएगा, छोटे को, उसी में से छोटे को घटाया जाएगा। तो बेटा यहाँ E1 बड़ा है, E2 छोटा है, इसलिए E बराबर E1 माइनस E2। अब बच्चों आते हैं E बराबर E1 की वैल्यू रख देते हैं KQ अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ आएंगे तो KQ अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों KQ कॉमन लें तो 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो बच्चों कॉमन ले जाए तो आपको KQ मिला है। अब आइए एलसीएम लेते हैं, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात तीसरा गुणा करेंगे बेटा तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। आइए इसी को हम आगे दिखाते हैं, छोटा सा, बस 1 मिनट और, बस आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको यही सूत्र मिलेगा जो यहाँ लिखा है KP अपान R स्क्वायर आइए देखिए। तो बच्चों सबसे पहले आप पुनः देख लीजिए कि कहाँ हम पहुँचे हैं, उसी को लास्ट में बताते हुए ख़त्म करते हैं इसको। ये सूत्र हमको आना चाहिए, आइए देखते हैं। अब यहाँ से हम इसी को लेते हैं और सरसम का यूज़ करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E बराबर यहाँ है KQ, इधर बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ ब्रैकेट में तोड़िए क्योंकि माइनस है, चिन्ह बदलेगा, 2RL पूरे के अपान बेटा यहाँ A होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट स्मॉल करली ब्रैकेट ले लेते हैं, R प्लस L और R माइनस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा ब्रैकेट को तोड़ते हैं, KQ इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL बट्टे यहाँ बेटा A प्लस बी A माइनस बी हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। बस बच्चा हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेरिवेशन लास्ट में, ये दोनों प्लस माइनस कट गए, बचा आपका KQ, यहाँ 2R मिलके हो जाएगा 4RL, नीचे बच्चा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों Q गुणे 2L जो होता है वो P होता है, जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी पहले भी बताया था, P बराबर होता है Q गुणे 2L। तो यहाँ हम बेटा इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ऐसे, 2K बाहर ले लें, Q गुणे 2L, साथ में बचा है R पूरे के अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा Q इंटू 2L जो वो P है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं अब ये E बराबर 2K P R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ बच्चों अब आते हैं, देखो चूँकि बेटा ये L जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए चूँकि L का मान R से कम है, इसलिए बेटा L स्क्वायर जो होगा R स्क्वायर से बहुत कम होगा, इसलिए हम लोग L स्क्वायर को यहाँ से नेगलेक्ट करते हैं अर्थात छोड़ देते हैं, ये कम होने के नाते। अतः आपको ये मिलेगा E बराबर 2KPR बट्टे, अगर L स्क्वायर को छोड़ते हैं तो यहाँ 2 दूनी 4। अब बच्चों देखो यहाँ R घाते 4 है, एक R से 4 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2KP अपान R घाते 3। यही है बच्चों अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बेटा ये बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसके अतिरिक्त अभी हम आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कराएंगे। थैंक यू, आपने बड़ा सहयोग किया बच्चों, देखने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। आगे अब बने रहिए, हम आपको जल्द ही अगला वीडियो निरक्षीय स्थिति में 10 मिनट के अंदर ख़त्म करके बताएंगे बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में ये आपकी मदद कर सके। थैंक यू।